फ्रेंड्स, आज सीए फाइनल एएमए एंड एससीएम पीई का पेपर कंप्लीट हो गया है। तो एएमए का मैं पहले रिव्यू दे रहा हूँ और उसके बाद मैं एससीएम पीई का रिव्यू दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एएमए का रिव्यू। और मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट का एक वीडियो बनाया था, तो आपने उसको अगर देखा होगा तो आपको इस पेपर को देख के उसमें लगा होगा कि मैंने जो जो सेक्शन ए और सेक्शन सी में और जो कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सेक्शन बी वाले हैं, जिसको मैंने कहा था कि इसको आप डेफिनेटली ट्राई करिएगा। यहाँ तक ओआर में भी मैंने जो बताया था कि आप ये क्वेश्चन ज़रूर से रेफ़र करके जाइएगा, उस तरह के क्वेश्चन इसमें आए हैं। तो जहाँ जहाँ वो क्वेश्चन मैच कर रहा है उसी तरह का, तो मैं यहाँ पे टिक भी कर दूँगा। तो और पेपर आपको पता ही है कि एएमए का पेपर लेंदी पेपर आता है। अब ये देखना है कि पेपर हार्ड आया था, इजी आया था, एवरेज आया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको consult.com चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और डिस्क्रिप्शन में आपको सीए फाइनल का ग्रुप मिलेगा, जहाँ पे आप कनेक्ट होके डाउट क्लियर कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और डिफरेंट टाइप के एबीसी एनालिसिस पर सब्जेक्ट मैं शेयर करता रहता हूँ और आपको बताता रहता हूँ कि किस पोर्शन में आपको टारगेट करना चाहिए। डिफरेंट टाइप के वीडियोस भी बनाता हूँ, डिफरेंट स्टाइल में क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। तो आप उसमें कनेक्ट होइए। वेबसाइट पे जाके आप और भी डिटेल्स ले सकते हैं, दे सकते हैं। और वहाँ पे कोर्सेज़ भी लॉन्च होने वाले हैं, तो आप उस पर कनेक्ट रहिए और आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी वो कोर्सेज़ मदद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपको चैनल मिल जाएगा, आपको कंसल्ट, आप इस पे जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने कई सारे पेपर्स के रिव्यूज़ डाले हुए हैं, आपके एफआर का, एसएफएम का, ऑडिट का, लॉ का, इवन एएमए एससीएम भी डालने वाला हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और आपको अगर क्वेश्चंस देखने हैं, एमसीक्यू देखने हैं, और एएमए में भी मैंने क्वेश्चंस कई डिफरेंट टाइप में बताए हैं। एससीएम और एसएफएम में भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को मैंने 3-4 मेथड से एक्सप्लेन किया है, बताया है। तो आप इस चैनल पे अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ऑप्टिमम मेंटेनेंस कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसमें क्या था कि एक प्रोसेसिंग हो रही थी, आउटपुट की 10 टन्स की थी, जिसकी वैल्यू 80 पर टन थी, और वेजेस की कॉस्ट 40 पर आवर्स थी, और रॉ मटेरियल आपका 60 पर टन था। इसमें क्या हुआ था, मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी 1,15,750 पर मंथ की लग रही थी। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि पर मंथ है। फिर उसके बाद उसमें क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ। तो मैकेनिकल रीज़न के कारण एक एवरेजिंग हुई कि 100 आवर्स का एक मंथ में आपकी ब्रेक डाउन होगी, जिसकी कॉस्टिंग आपको रिपेयर्स पे 75,000 लगेगी। तो इसमें क्या हुआ कि आगे चल के स्केल बनाई गई, और उसमें ये किया गया कि अगर आपको स्केल के अकॉर्डिंग अगर आपको अपने एवरेजिंग को, ब्रेक डाउन को कम करना है, तो उस हिसाब से आपके पर मंथ में जितनी भी सेविंग होगी पर मंथ की, उसके हिसाब से आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगी। तो देखिए आपको मेंटेनेंस कॉस्ट देखिए, ब्रेक डाउन 0, 20, 40, 60, 80 दे रहा है, और उसी हिसाब से मेंटेनेंस कॉस्ट देखिए आपकी धीमे धीमे कम होती जा रही है। और रिपेयर कॉस्ट आपकी स्टार्टिंग में 0 है, उसके बाद 25-30, क्योंकि रिपेयरिंग में ज़्यादा पैसा लग रहा है। तो उसी हिसाब से ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो इसमें ये कह रहा है कि जो प्रोसेस लेबर ड्यूरिंग स्टॉपेज थे, वो कहीं और भी यूज़ किए जा सकते हैं 40 आवर्स पर मंथ। मतलब कि जो प्रोसेस में लेबर यूज़ किए गए थे वो कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं, अगर ये स्टॉपेज को रोका जा सकता है। तो उससे आपकी सेल बढ़ेगी आपकी, क्योंकि आपके जो 40 आवर्स है वो बच गए। 40 आवर्स जब बच गए तो आप कहीं पे और अपना आउटपुट लगाएंगे, आउटपुट लगाने पे वो सेल होगी, और आप उस 40 के जो आपके ब्रेकडाउन्स के आवर्स बच रहे हैं, उसके हिसाब से ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी लग रही है, ये वाली 40 पे, इसको आप उसमें से लेस करेंगे तो आपको देखना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं पूछा क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें पूछा ये है कि आपको टैबुलर फॉर्म में बनाना है ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस टू बी अंडरटेकन फॉर ईच मंथ। तो ऑप्टिमम अमाउंट बतानी है कि इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट की क्या लगेगी, और क्या है एडिशनल रेवेन्यू दैट विल बी रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑप्टिमम लेवल। जैसा मैंने बताया था कि उसमें आपको रेवेन्यू निकालना है कि वो ऑप्टिमम लेवल पे हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसी में बनाना था क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि मैंने कहा था, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ बनाई थी, उसमें मैंने ये सेकंड क्वेश्चन के बारे में बताया था कि आपका ये प्रिवेंटिव
मेंटेनेंस कॉस्ट, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, इसके बारे में मैंने डिफरेंस भी बताया था और ये भी बताया था कि क्वेश्चन हो सकता है कि कोई क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेस पे बनाए जिसमें आपको अलग अलग कैलकुलेट करनी होगी वैल्यू कि इतनी कॉस्ट है प्रिवेंटिव की, इतनी अप्रेजल की, उसी पे ये क्वेश्चन बना हुआ है। आप वहाँ पे वीडियो में जाकर रेफ़र कर सकते हैं, मैंने इसी तरह का क्वेश्चन बताया था आपको। तो आपने अगर इसको लास्ट ईयर रिवीजन में किया होगा तो आपने इसको कैप्चर कर लिया होगा। क्वेश्चन बहुत ईजी था। इसमें क्या किया हुआ था कि आपकी यूनिट्स दी हुई थी, सेलिंग प्राइस दिया था, वेरिएबल कॉस्ट दिया था, आवर्स स्पेंड डिज़ाइनिंग पे लगी हुई थी, उसमें यूनिट कॉस्ट लगी थी, प्रोसेस कॉस्ट लगी थी, लीवर कॉस्ट ली हुई थी, तो सबका ये डिटेल दिया होता है। तो आपको प्रिवेंटिव में कॉस्ट में क्या आता है और अप्रेजल में क्या आता है। प्रिवेंटिव में आपकी जितनी भी क्वालिटी से रिलेटेड है, अप्रेजल में आपकी इंस्पेक्शन, रिवर, इन सब से रिलेटेड है। एक्सटर्नल में आपकी कस्टमर वाली और इंटरनल वाले में जो आपका इंटरनल फेलियर होता है उससे रिलेटेड कॉस्ट थी, उसका टोटल निकालना था कि कोई यूनिट बेस पे था, कोई सेलिंग प्राइस पे था, उस हिसाब से आपको निकाल के वैल्यू निकालनी थी और टोटल करना था। वही इसमें पूछा हुआ है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। सी क्वेश्चन भी मेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट की सीरीज़ में था। क्वेश्चन सी वाला जो भी था, मैंने इंपॉर्टेंट सीरीज़ में बोला था कि सिंप्लेक्स के वो हार्ड वाले क्वेश्चन जो लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं वो नहीं आएंगे, लेकिन आपको मैंने ये कहा था कि मुझे ये लग रहा है कि इसमें ये जो 3-4 पॉइंटर्स होते हैं कि ये सोल्यूशन ऑप्टिमल है और डीजनरेसी और ये सब फुल कैपेसिटी वाला, ये मैंने भी उसमें मेंशन किया था कि ये क्वेश्चन आने के चांस हैं, क्योंकि ये प्रीवियस अटेम्प्ट में भी आई थिंक पूछा हुआ था। बस उसमें वो पॉइंटर जो है 10 या 12 क्वेश्चन है आपकी, क्योंकि 5 नंबर में पूछा है तो ये 5 नंबर के हिसाब से पूछा है, तो आपने इसको कर लिया होगा। इसमें कोई भी ऐसा स्पेशल चीज़ नहीं थी जो उसमें बताने लायक है, तो ये भी क्वेश्चन इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी क्वेश्चन। डी क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड है, जिसमें आपका जो ट्रेडिशनल वाला पूछता है वो नहीं पूछा है। इसमें वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस पूछ लिया है, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस पूछ लिया है, ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस पूछ लिया है। मतलब कि ट्रेडिशनल मीन्स की जो मटेरियल लेबर आपका पूछता है कॉमन वाला, वो ना होकर इसमें एडवांस वाला पूछ लिया, जिसमें वेरिएबल फिक्स्ड ओवरहेड टफ होते हैं, करने में प्रॉब्लम होती है, समझने में प्रॉब्लम होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। और इसको आपने या तो स्किप किया होगा या इसमें से कुछ पोर्शन आप कर सकते थे, तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। इसको एक्चुअल वर्स आर दिया हुआ था, फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ था और ओवरहेड एक्सपेंडिचर दिया हुआ था, एडवर्स फॉर्म में स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ था इतना, तो 75% की कैपेसिटी थी, तो इस हिसाब से इसको क्वेश्चन को बनाना था। सेकंड क्वेश्चन में आपको देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपका ABC एनालिसिस से क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा था। इस टाइप का क्वेश्चन अभी फ़िलहाल देखने को नहीं मिला है। पास्ट पेपर्स में RTP में अगर आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फ़िलहाल मुझे जो याद है ये क्वेश्चन शायद डिफरेंट टाइप का है, और इसमें देखिए बैच रिलेटेड, सेटअप रन, प्रोडक्शन रन, ओवरहेड मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इसमें देखिए आपको एक्चुअल रिजल्ट दिया है 19 का और 20 का दिया हुआ है। टोटल सेटअप, प्रोडक्शन, ऑर्डर, ये सब की कॉस्ट दी हुई है, टोटल नंबर ऑफ बैचेस दिए हुए हैं। तो ABC से रिलेटेड है, कॉस्ट ड्राइवर से आपको डिवाइड करना था, फिर उसके बाद उसकी टोटल कॉस्ट निकालनी थी, फिर उसके बाद पर यूनिट कॉस्ट निकालनी थी। और इसमें आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा और 10% का एक्चुअल रिजल्ट, इसको आपने क्वेश्चन को किया होगा। और इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट क्या है 19 की और 20 की, कम टारगेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसकी कितनी है, और एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग भी इसमें पूछ लिया गया है कि अगर इतनी टारगेट सेट करनी है तो कितने तक इसको रिड्यूस किया जा सकता है। वैसे ये क्वेश्चन आई थिंक 8 नंबर का क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, शायद 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें काफ़ी पूछ लिया है क्वेश्चन, 3 पॉइंटर्स में काफ़ी चीज़ें पूछ लिया 8 नंबर में। मेरे ख्याल से ये 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन बनना चाहिए था। सो फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन था आपका बी वाला। इसमें क्या था कि एक प्रोडक्ट था रस्ट का, तो उसकी डायरेक्ट मटेरियल दी हुई थी और डायरेक्ट लेबर दी हुई थी, ओवरहेड दिया था डिपार्टमेंट X और Y का। तो इसके बारे में दिया हुआ था, प्लांट की वैल्यू दी हुई थी, और आपका जो है जो टारगेट वॉल्यूम आउटपुट था वो 1200 यूनिट का था, और एस्टिमेटेड उसकी इतनी थी कॉस्ट। तो ये कह रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट रस्ट की निकालनी थी। द प्राइस इज एडिक्वेट टू इंश्योर द कंट्रीब्यूशन इक्वलेंट टू 25% ऑन टोटल एसेट एम्प्लॉयड फॉर रस्ट। सो ये प्राइसिंग डिसीजन का क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या था कि जो आपकी टोटल कॉस्ट थी, टोटल एम्प्लॉयड कॉस्ट थी, उसका 25% आपको इसमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन लेना था। और सेकंड वाले पार्ट में पूछा था वेयर द प्रोडक्ट इज़ वेल एस्टेब्लिश इन द मार्केट सो रिटर्न 60% टोटल एसेट एम्प्लॉयड फॉर रस्ट। तो अगर वो वेल इस्टेब्लिश प्रोडक्ट है तो उसकी वो क्या करते हैं, प्रॉफिट अपना थोड़ा सा कम कर लेते हैं, तो उन्होंने 60% के हिसाब से निकालना था। तो ये आपने क्वेश्चन किया होगा, जम गया होगा, कुछ इसमें नया नहीं था।
और प्राइसिंग डिसीजन का क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड था। अब कि इन्होंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को टारगेट किया है। अभी इसके पहले आपका शायद 5 नंबर में आया था क्वेश्चन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का और 8 नंबर में। तो इसमें आपका क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा पूछ लिया है ट्रेडिशनल वेरिएंस। तो और इसमें फिर ये पूछा है प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को बहुत लोगों ने स्किप किया होगा। ट्रेडिशनल वाला तो निकालने में इजी है, लेकिन जो ऑपरेशनल और प्लानिंग वेरिएंस है वो लोगों ने टच नहीं किया होगा। और अगर इस क्वेश्चन को आपने किया होगा तो आपका टाइम चला गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 8 नंबर में जस्टिफाइड नहीं है। ये 10 से 12 नंबर में पूछना चाहिए था, लेकिन AMA का पेपर आप जानते हैं कि वो पेपर लेंथी ही रहता है। 80+ स्कोर करना टफ होता है। अटेम्प्ट करना तो पॉसिबल है, लेकिन 80+ स्कोर करना टफ होता है। अगर एवरेज पेपर रहता है और अगर हार्ड पेपर रहता है तो और भी टफ होता है। तो फिर इसके बाद इसमें अप्रोच पूछा हुआ था। और चलिए अब बी वाले में देख लेते हैं। बी 8 नंबर का क्वेश्चन था और ये मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में क्वेश्चन था। आपने इसको चेक किया होगा। ये मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में था ये। इसमें क्या है कि आपकी एक्टिविटीज़ दी हुई है, ड्यूरेशन दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर दिया हुआ है और नेटवर्क डायग्राम बनाना था। ईजी ये वाला क्वेश्चन आपने करने में आसानी हुई होगी। और इसमें ये पूछा था कि आफ्टर एस्टिमेटिंग द अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट इवेंट टाइम्स फॉर ऑल नोड। तो इसमें AST और LST निकालना था, फ्री फ्लोट निकालना था, इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालना था। सबके लिए अलग अलग पूछ लिया है। तो हम लोग जब भी क्वेश्चन बनाते थे तो हम लोग जो है इकट्ठा सबका एक चार्ट के फॉर्म में बना देते थे। तो इसमें आप इसको बना लिए होंगे आराम से। 8 नंबर में क्वेश्चन था और जस्टिफाइड था नंबर। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये DPP पे था और आई थिंक ये PM में या पास पेपर में ये क्वेश्चन है। आपने अगर प्रैक्टिस की होगी तो इसको कर लिया होगा। इसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने इसको निकाला होगा। देखिए, नंबर ऑफ कार्टन्स पर क्यूबिक मीटर, नंबर ऑफ आइटम पर कार्टन और टाइम इन वेयर हाउसेस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। और इसमें क्या पूछा था, कैलकुलेट द प्रॉफिट पर यूनिट यूजिंग अ DPP। तो ये आपने कर लिया होगा। आई थिंक ये PM में या पास पेपर में है। और बी वाले क्वेश्चन ये सिंपल था। OR सिंपल रहती है, बस आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, क्योंकि OR से ही AMA क्लियर करना पॉसिबल नहीं है। आपको AMA भी अच्छा खासा तैयार करना पड़ेगा। तो OR में ये वाला भी मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में था। मैंने बोला था कि इस बार केक से रिलेटेड या फिर कोई स्टॉक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा जिसमें अनयूज्ड और सेल वाला कॉन्सेप्ट रहता है। तो उसी पे ये क्वेश्चन आया था। ये भी कुछ टफ नहीं था, आपने इसको कर लिया होगा, बना लिया होगा। पांचवा क्वेश्चन ये भी देखता हूँ। पांचवा क्वेश्चन आपका TP से रिलेटेड है, ट्रांसफर प्राइसिंग से, जिसमें डिवीजन P और Q है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इसमें रेंज दी हुई थी कि सेल्स अगर पर डे इतनी होगी तो इतनी एवरेज प्राइस रहेगी। और तो इसको आपने क्वेश्चन को कर लिया होगा। इस तरह के क्वेश्चन पास पेपर में है शायद, तो आपने इसमें बना लिया होगा। तो इसमें कुछ ऐसा यूनिक चीज़ नहीं है। पहले वाले पार्ट में पूछा है प्रिपेयर अ डिविजनल प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ईच लेवल ऑफ द आउटपुट फ्रॉम डिवीजन P and Q। फिर उसके बाद कह रहा है कि उसका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा और उसका मैक्सिमम क्या होगा सेकंड वाले में। थर्ड वाले में कह रहा है कि कंबाइंड में तीनों का मैक्सिमम में क्या माना जाएगा। तो ये हो गया होगा। आठवां क्वेश्चन आपका, तो ये वाला क्वेश्चन भी मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में था। मैंने इसको बताया था कि इसमें इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो आपने ये किया होगा। सॉरी फॉर डिस्ट्रक्शन। तो इसमें क्या था कि यूनिट्स कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम P2 सेकंड ड्यू टू अनअवॉइडेबल। तो P2 को जो मार्केट सेकंड थी उससे क्रॉस कर देना चाहिए। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पे नहीं जाएगा। उसके बाद कह रहा था पास्ट एक्सपीरियंस से पता चला कि 28 यूनिट्स पार्ट 1 में जाती है और ऐसे डिटेल्स दी हुई है, उस हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो ये क्वेश्चन जम गया होगा आपको। चलिए अब देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन बजट से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स दिया था पीरियड 1, 2, 3, 4, 5 और उसकी सेल्स इतनी दी हुई थी। कॉस्ट बजट दिया हुआ था आपका पीरियड 1, सेकंड एंड थर्ड का। ठीक है। तो इसमें ये पूछा था क्योंकि प्रोडक्शन बजट बनाना था यूनिट के फॉर्म में पीरियड 1, 2 और सुटेबल है कॉस्ट बजट। तो प्रोडक्शन बजट बनाना था। प्रोडक्शन बजट में आपको पता है कि अगर रॉ मटेरियल रहता है तो रॉ मटेरियल में ओपनिंग ऐड होगा, क्लोजिंग लेस होगा। उसके बाद उसमें अगर परचेजेज है तो वो सब ऐड होने के बाद फिर उसमें से जो ओपनिंग है और वो उसको लेस करने के बाद फिर जो बचेगा वो कंजम्पशन में जाएगा। कंजम्पशन में जाने के बाद जितना वो रहेगा उसमें कितना यूज़ करना है रॉ मटेरियल उससे मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद प्रोडक्शन बजट बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको जम गया होगा, ईजी था। चलिए बी वाला देख लेते हैं।
सो बी क्वेश्चन आई थिंक सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कंपोनेंट पी क्यू आर दिया हुआ था और इनके जो यूनिट्स थी वो इतनी रिक्वायर हो रही थी। तो इसकी डिटेल्स दी हुई है, मटेरियल की, लेबर की, सब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ है। तो इसमें वही था कि आपको प्राइसिंग निकालनी थी ओन हाउस की और सब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की निकालनी थी। फिर उसके बाद ये चेक करना था कि कौन से में ज़्यादा उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, कि उसको कुछ पोर्शन को सब कॉन्ट्रैक्ट करना था और कुछ को आपको बनाना था। तो इसमें आपको इसमें जो की फैक्टर है, आपका लिमिटिंग फैक्टर है, उससे डिवाइड करके देखना था कि किस में आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, उस हिसाब से आपको बनाना था। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और आपको एएमए में अगर स्कोर करना है तो आपको लास्ट वाला जो क्वेश्चन है थ्योरी वाला, उसको क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि थ्योरी वाले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से 4 आपको करना रहता है। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन थ्योरी वाले हो सकते हैं, बाकी 3 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहते हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन था, ए वाला, ये भी मेरी लिस्ट में था। मैंने बोला था कि लर्निंग कर्व में वैलिड इनवैलिड वाला क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है इस बार। और मैंने ये भी बोला था कि पेपर पिछले वाले से कंपैरिजन में इस बार पेपर ईजी आएगा उससे, और लेंदी पेपर तो आना ही है, चाहे वो ईजी हो चाहे हार्ड पेपर हो। एएमए का पेपर लेंदी आता ही आता है, लेकिन पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो पिछले कंपैरिजन में इस बार पेपर ईजी था, आप चेक कर सकते हैं पिछले वाले पेपर में। और मैंने बी वाला क्वेश्चन भी मेरी थ्योरी वाली लिस्ट में था कि ये लाइफ साइकिल कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसमें आपको 4 का मैंने याद कराया था कि इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, इन सब, सैचुरेशन, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, और वही क्वेश्चन पूछ लिया था। और ये सी वाला तो बैकफ्लैश और जीआईटी से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसको मैंने नहीं बताया था, और ये क्वेश्चन आया था। डी वाला क्वेश्चन भी मैंने अपनी लिस्ट में रखा था कि असाइनमेंट प्रॉब्लम में, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में पूछा था क्वेश्चन। ये मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन आ सकता है, कि इसमें केस बेस बना देंगे कि अगर इतना पोर्शन इसमें जा रहा है उसमें जा रहा है। और ये वाला क्वेश्चन भी मैंने नहीं बताया था, लेकिन मैंने ये बोला था शट डाउन कॉस्ट वाला क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो ओवरऑल पेपर जो है नवंबर के अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग ये पेपर उससे अच्छा पेपर था, स्कोर करना आसान था, लेकिन लेंदी पेपर था। तो 80+ अटेम्प्ट करना तो पॉसिबल है, और अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, 90% 95% की एक्यूरेसी है, तो आप 80+ भी क्रॉस कर सकते हैं। बाकी रेंज इसमें 70 से 80+ के बीच में अगर होगी तो बहुत अच्छा है, बाकी 60 के ऊपर इसमें नंबर आ सकता है। तो कैसा लगा आपको रिव्यू, आप इसका कमेंट सेक्शन में बताइए, और भी कुछ इम्प्रूवमेंट फीडबैक चाहिए उसको आप बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो मई अटेम्प्ट देने वाले हैं, और उनको इससे मदद मिलेगी। और रिव्यूज़ मैंने बहुत सारे पेपर्स के डाले हैं, आप उसमें जाके कनेक्ट होकर देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।